नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? चलिए, तो आज इंतज़ार ख़त्म हो रहा है हैं? बहुत लोगों को लग रहा है सर कब शुरू होगा, ऑप्शन कब शुरू होगा। फाइनली वो घड़ी आ गया है। क्यों? ओहो, एमटेक बाबा की जय हो। क्या बात है, आप मुझे ट्रेडर ही रहने दो भाई साहब, बाबा क्यों बना रहे हो? हैं? क्या नाम है? उत्तम बाबू। ट्रेडर अच्छा ही लग रहा हूँ। बाबा बोल के महिमा मंडन कर रहे हो मेरा आप? चलिए, तो आज शुरू करेंगे ऑप्शन, है ना? ऑप्शन शुरू करें इससे पहले कुछ बेसिक चीजें ना बताना जरूरी है आप लोगों को कि ऑप्शन का ट्रेडिंग कितना प्रॉफिटेबल है और कितना रिस्क है। जितने लोग भी लाइव ज्वाइन हो रहे हैं, कृपया पहले ना लाइक बटन दबा दीजिएगा, और जितने लोग नए ज्वाइन हुए हैं एक दो दिन के दौरान, कृपया आप सभी लोग पुराना वीडियो देखिए, अदरवाइज आगे की चीजें कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर निकल जाएगा। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो मुझे नए नए लग रहे हैं, तो कृपया आप लोग पुराने वीडियोस को देखिए। लिंक टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है आप लोगों को। बाहर पब्लिक से तो कुछ मिलेगा नहीं आप लोगों को, पब्लिक वीडियो हुआ नहीं है ना? तो ऐसे जितने लोग नए हैं, आप लोग पुराने वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं ऑप्शन क्या है। इसके बाद आज हम लोग बेसिक के ऊपर बात करेंगे, है ना? आज बेसिक के ऊपर बात करेंगे। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक आप लोगों को मैं समझा देता हूं। चलिए, तुम इधर आ जाओ। और देखिए, ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं पहले समझ लीजिए, है ना? ऑप्शन ट्रेडिंग चाहे बाई हो या सेल, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन में दो ही ट्रेड होता है, या तो बाई होता है या फिर सेल होता है, ठीक है? इसमें लेके खरीद के होल्डिंग नहीं किया जा सकता ऑप्शन, ओके? तो जैसे अगर आप मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए अगर आपके पास है और चाहते हो कि मैं रिलायंस में ट्रेड करूं, रिलायंस हो जाए या एसबीआई हो जाए, किसी में आपका मन करता है कि मैं ट्रेड करूं, तो आपके पास पहला तरीका क्या है कि आप रिलायंस का शेयर बाई कर लो, इक्विटी बाई कर लो। क्या खरीद लो? इक्विटी से इक्विटी खरीद लो। तो रिलायंस का भाव अभी क्या चल रहा है?
सपोज करो कि अभी 2300 चल रहा है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए में कितना खरीद सकते हैं? 1 लाख रुपए में कितना खरीद सकते हैं? डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 1 लाख डिवाइडेड बाई 2300, तो आप इसमें 43 शेयर परचेस कर सकते हैं। कितना? 43 शेयर आप परचेस कर सकते हैं, इतना बाई कर सकते हैं। और ये तो आपको पता है ना। अब इसमें आपको ये नहीं है कि भाई मेरा, आप मन किया इसे आप 2 साल होल्ड कर लो, मन किया आप इसे 2 दिन होल्ड करो, मन किया आप अभी खरीदे अभी बेच दिए, आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाएगा और इसमें आप पड़े रहे, राइट। तो आपको इसमें फियर नहीं है कि मेरा प्राइस कहां जाएगा। ये माना जाता है कि भाई रिलायंस अच्छा फंडामेंटल वाली कंपनी है, आज नहीं तो कल ये ऊपर चली जाएगी, इसलिए एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए तो हमें टेंशन नहीं है। मतलब ये क्या कहलाया? इन्वेस्टमेंट कहलाया। जो नए हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, जिन लोग जानकार हैं आप लोगों को हो सकता है कि चीजें बहुत आसान लगे, लेकिन जो नए हैं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझना। कुछ लोग एकदम नए हैं, है ना। तो ये क्या कहलाया? ये इन्वेस्टमेंट कहलाया। अब दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड करो। फ्यूचर में ट्रेड करो मतलब किसमें? F&O में ट्रेड करो। किसमें? फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, F&O, F&O, ठीक है। शॉर्टकट में इसको F&O कहते हैं। तो जब आप F&O में ट्रेड करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता है, उसे केवल ट्रेडिंग कहा जाता है जब आप F&O में ट्रेड करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास F&O में ट्रेड करने का? तो F&O में 2 है। क्या? पहला फ्यूचर। आप फ्यूचर, अब इसमें आप 1 लाख कैपिटल है, आप 1 लाख कैपिटल में भी एक फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या? फ्यूचर का मतलब ये हुआ कि आप, फ्यूचर का मतलब ये नहीं हुआ कि भविष्य में ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर का मतलब ये है, एक कैटेगरी है, एक सेगमेंट है, ये इक्विटी सेगमेंट कहलाता है और ये F&O सेगमेंट कहलाता है। तो फ्यूचर में ट्रेड करने का मतलब है सिर्फ हमें अप फ्रंट मार्जिन पे करना पड़ता है, इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है। क्या मार्जिन पे करना? पूरा मार्जिन पे नहीं करना पड़ता, केवल इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में केवल लॉट में ट्रेड होता है। किसमें? लॉट में ट्रेड होता है। लॉट, ये लॉट कौन डिसाइड करता है? ये लॉट एक्सचेंज डिसाइड करता है। एक्सचेंज डिसाइड करता है कि किसी शेयर का लॉट कितना होगा, किसी कंपनी का लॉट क्या होगा। तो लॉट रखा जाता है 10 लाख से नीचे। 10 लाख से ऊपर अगर उसका टोटल वैल्यू हो गया, सपोज करो रिलायंस का अभी एक लॉट है 250, कितना है? 250, एक लॉट, मतलब आपको इसमें 250 शेयर ही बाई करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, डेरिवेटिव, इसे डेरिवेटिव सेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। F&O सेगमेंट को डेरिवेटिव सेगमेंट भी कहते हैं। तो अभी इसमें लॉट कितना है? रिलायंस का लॉट है अभी 250। कुछ दिन पहले इसका 500 रुपए लॉट था और उससे पहले इसका 1000 का लॉट था। तो अगर रिलायंस का 1000 का लॉट रहता तो अभी क्या वैल्यू हो जाता? 1000 मल्टीप्लाई 23, इसका मतलब अभी इसका वैल्यू हो जाता 23 लाख। तो 10 लाख से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 10 लाख से नीचे रखा जाता है। अगर मैं इसका वैल्यू 500 कर देता हूं लॉट का, तो क्या हो जाएगा? 11,50,000 का वैल्यू हो गया। कितना हो गया? 11,50,000 का। तो 11,50,000 से भी अब कम रख रहे हैं, तो क्या होगा? 250 मल्टीप्लाई 2300, मतलब 5,75,000। तो अभी टोटल वैल्यू कितना होगा इसका? एक लॉट का 5,75,000, लेकिन 5,75,000 पे नहीं करना पड़ेगा।
एक लेक्चर ट्रेडिंग व्यू पे, जो लेक्चर दे रहा हूं उसे तो सुन लो, इसके बाद ट्रेडिंग व्यू में भी लेक्चर कर देंगे यार, हैं? जो लेक्चर चल रहा है ना उस पर ध्यान दो पहले, इसके बाद बात करेंगे। तो अभी इसके लॉट साइज कितना है 250, मतलब आपको केवल इनिशियल मार्जिन, अप फ्रंट मार्जिन पे करके, इनिशियल मार्जिन पे करके आपको एक फ्यूचर में ट्रेड मिल जाएगा। एक 250 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं, मतलब टोटल आपको इसमें 1,25,000 रुपए लगेगा। इसमें क्या होता है, स्पेन मार्जिन होता है, स्पेन मार्जिन होता है और एक्सपोजर मार्जिन होता है। दो मार्जिन पे करके, मतलब उसे टोटल इनिशियल मार्जिन कहते हैं दोनों मिला के, तो एक नॉर्मल मार्जिन पे करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि भाई अगर किसी बंदे को रिलायंस में 250 शेयर खरीदना है, तो अभी कितना पेमेंट करना पड़ेगा उसे, 5,75,000, कितना था 2300 के भाव में 5,75,000, 5,25,000, 1 लाख ना लेके उसे कितना लेना पड़ता अभी 5,75,000, 5,75,000, जबकि फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है तो उसे केवल 1,25,000 पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1,25,000 ही पे करना पड़ेगा। अगर इक्विटी बाई करना पड़ेगा तो इक्विटी में लेना है 250 शेयर, तो उसे टोटल पेमेंट देना पड़ेगा 5,75,000। अब देखिए लोग फ्यूचर में ट्रेड क्यों करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड इसलिए करते हैं, एक तो उन्हें कम मार्जिन लगता है, नंबर 1 कम मार्जिन लगता है, और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिल जाता है। मतलब अगर मार्केट मूवमेंट किया, सपोज करो यहां से रिलायंस 10% ऊपर चला गया, 10% ऊपर चला गया, मतलब 250 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 250 पॉइंट मल्टीप्लाई 250 कितना हो गया, 25 पंचे 625, तो कितना हो जाएगा, 25 625 होगा ना, तो 250 मल्टीप्लाई 250, ठीक है, मतलब 62,500, ठीक कैलकुलेट कर रहा था, 62,500। प्रॉफिट कितने मिलेगा, 62,500, कितना कैपिटल लगा के, 1,25,000 कैपिटल लगा के, और इस बंदे को कितना पैसा मिलेगा, इसको भी 1 लाख, इसको भी 62,500 रुपया मिलेगा, लेकिन कैपिटल कितना लगाया 5,75,000, तो रिस्क रिवॉर्ड, माफ करो, तो आरओआई कितना हो गया, आरओआई क्योंकि इसने ज्यादा पैसा लगाया तो इसका आरओआई कम हुआ 5,75,000 में, और इसकी आरओआई ऑलमोस्ट डबल हो गया, 50% हो गया, और ये बंदा कितना कमाया, 10-12% ही कमाया, बस इससे ज्यादा तो मिला नहीं इसको, तो इसकी आरओआई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये तो हुआ इसका एक साइड का लॉजिक, लेकिन अगर मार्केट अगेंस्ट गया, किसके अगेंस्ट गया, अगर मार्केट जैसा सोच रहा था कि भाई मैं बाई कर लेता हूं, मार्केट ऊपर चले जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट नीचे भी तो जा सकता है ना, अगर बाजार नीचे चला गया तो क्या होगा, इसको नुकसान होगा कितना 10%, और इसको नुकसान कितना होगा 50%, किसको, जो एफ एंड ओ में ट्रेड किया है। तो एफ एंड ओ ना दो धारी तलवार है, क्या है, दो धारी तलवार। अगर ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है तो पूरा अकाउंट खाली भी कर सकता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है तो पूरा अकाउंट खाली भी कर सकता है, इसलिए ऐसा प्रॉफिट और ऐसा लॉस नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, पोजीशन को ना हेज कर देते हैं, क्या करते हैं, पोजीशन को हेज कर देते हैं, उसे कहते हैं हेजिंग। जब ट्रेड करते हैं हम लोग तो ये अनुमान लगाते हैं कि भाई हम 1,25,000 रुपए लगा रहे हैं, हमें 1-2% प्रॉफिट मिल जाए, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव कर गया तो एटलीस्ट लॉस भी हो तो कम हो, कम से कम पूरा 50% ना जाए। अगर 50% पूरा चला गया
तो कल किस में ट्रेड करेंगे? कैपिटल है ही नहीं है। आपके बंदूक में गोली ही नहीं है, आपके मिसाइल में बम ही नहीं, तो पाकिस्तान से क्या खाक लड़ोगे? क्यों? तो जंग लड़ने के लिए तो पहले गोला बारूद होना चाहिए ना, तब तो जंग लड़ोगे। तो ऐसे ही है, अगर आपका अकाउंट ही खाली हो गया तो फिर कल कैसे ट्रेड करोगे? फिर कहीं से जोड़ तोड़ के पैसा लाते हैं लोग और फिर से ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन अच्छा तो है, अच्छा तो लगता है, लेकिन जानलेवा भी है। और जानलेवा किसके लिए है ज्यादा? ये उनके लिए है जो ना इसे केवल एक साइड देख के ट्रेड करते हैं, सिर्फ एक साइड देख के ट्रेड करते हैं। लालची लोगों के लिए ना शेयर बाजार, स्पेशली ऑप्शन, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनको तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, जिनको मनी मैनेजमेंट, जिनको रिस्क रिवॉर्ड समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अब आगे कुछ पॉइंट और लेके चलता हूं। ये हुआ इसका कि भाई कम पैसा में भी फ्यूचर में ट्रेड किया जा सकता है, नहीं, कम पैसा में भी बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बड़ा मुनाफा बनाया जा सकता है। इसलिए लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, राइट। इसी तरीके से जैसे अभी मैं आपको बताया कि भाई आपके पास 5,75,000 है, तब रिलायंस का 250 शेयर बाई कर सकते हो, या आपके पास मिनिमम 1,25,000 है तो आप इसका 250 शेयर फ्यूचर में बाई कर सकते हो, इसे इक्विटी में बाई कर सकते हो, इसे फ्यूचर में बाई कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसा केवल 10,000 है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं F&O में ट्रेड करूं, तो ये भी अवेलेबल है। देखो कितना चक्रव्यूह है शेयर बाजार में लोगों को फंसाने के लिए। 10,000 है वो भी F&O में ट्रेड कर रहा है, जिसके पास मैक्सिमम कैपिटल है वो भी 10,000 में ट्रेड कर रहा है। मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? मिनिमम कैपिटल 1,25,000 चाहिए, सॉरी 1,50,000 चाहिए ट्रेड करने के लिए। 1,50,000 से नीचे का जिसके पास कैपिटल है, आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर F&O में ट्रेड करना है मिनिमम 1,50,000 कैपिटल चाहिए, हेजिंग के साथ ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो ट्रेड करना ही नहीं। ज्वाइन ही मत करना लाइव आप लोग कभी, फ्यूचर में प्लानिंग होगा मेरा तो 1,50,000 से नीचे कैपिटल लाइव ज्वाइन नहीं करेंगे कोई भी, जब मैं शुरू करूंगा तब। तो अगर मान लीजिए किसी के पास केवल 10,000 कैपिटल है, 10,000 ही पैसा है, तब भी वो F&O में ट्रेड कर सकता है। उसके लिए क्या मिलेगा? ऑप्शन बाई करने का चांस मिलेगा। क्या? ऑप्शन बाई करने का चांस मिलेगा। देखिए अभी ना मैं सारे डरावनी चीजें बता रहा हूं, मैं इसके अभी अच्छी चीजें नहीं बताया हूं, आप लोगों को अच्छी चीजें भी बताऊंगा। अभी डरावनी चीजें पहले बता देने से अच्छा होता है ना, कि जिसको डर है शक सवालों पहले भाग जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग ना भागी जाए तो अच्छा है। समझना जरूरी है, पहले पूरा समझ लीजिए फिर आपको ट्रेड करना आना चाहिए। ऑप्शन बाई, आप इसमें 10,000 में भी ऑप्शन बाई कर सकते हो, 250 शेयर बाई कर सकते हो, मतलब 250 की इक्वल में क्वांटिटी बाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी अच्छी बात क्या है? इसकी अच्छी बात यह है कि 10,000 का पैसा ना आपका सेम डे में डबल हो सकता है, सेम डे में डबल हो सकता है, सेम डे में 3 टाइम हो सकता है। ठीक है, ये 3 टाइम हो सकता है, ये 100 टाइम भी हो सकता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर जाएगा, अगर गया तो आपका केवल 10,000 जीरो होगा। अरे पूरा जीरो हो सकता है, 1 रुपया नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, 100% कैपिटल जीरो हो जाता है। किसमें? ऑप्शन। ठीक है, एक बार की कहानी बताता हूं आप लोगों को। SBI का शेयर था, SBI चल रहा था 254 रुपया में, मैं ऑप्शन बाई किया था 265 रुपया का, 65 पैसा के भाव में।
65 पैसा के भाव में, इसको बेचा था 350 रुपया में और इसका भाव था 70 रुपीज। मैं टोटल लगाया था 1800 रुपया और मिला था 2,10,000। जिस घर में बैठ के बात कर रहा हूं ना, ओवरनाइट प्रॉफिट का घर है। ये ऑप्शन का कमाल है। जिस घर में मैं बैठ के अभी बात कर रहा हूं आप लोगों से, ये ओवरनाइट प्रॉफिट का है घर। तो इसको ना, एक जीरो तो होता है भाई साहब, अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा बड़ा देता है, लेकिन ना ये बाई लक मिला था, केवल सौभाग्य से मिल गया था, क्योंकि इस दिन गवर्नमेंट ने 2,11,000 का रिकैपिटलाइजेशन किया था और एफ&ओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं 28 लाख रुपया लॉस सेम डे में किया हूं। ज्यादा हो गया क्या? 28 लाख रुपया सेम डे में लॉस भी हुआ। तो ना दोनों चीजें देखे हैं। इसमें मैं टोटल 20 लॉट बाई किया था तो 33 लाख रुपीस मुझे मिला था टोटल प्रॉफिट, 33 लाख रुपीस, और इसमें 28 लाख रुपए मेरा गया था। तो मैं ना दोनों चीजें देखा हूं अपने जिंदगी में, एफ&ओ में। इसलिए जबकि ये दोनों पोजीशन, एक टोटल नेकेड पोजीशन था, एक टोटल नेकेड पोजीशन था और एक टोटल नेकेड पोजीशन था, दोनों, कोई हेजिंग वेजिंग नहीं था, किसी भी तरीके का कोई हेजिंग नहीं था, ना इसमें हेजिंग था ना इसमें हेजिंग था। पूरा मिल गया 100% मेरा था, पूरा गया 100% मेरा गया। तो अगर आप इस तरीके ट्रेड करते, ये भी जिंदगी का एक ही बड़ा गलती था और ये भी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट था जो बाय लक मिला था, और ये भी बाय मिस्टेक मुझसे गलती हुआ था, बट हुआ क्योंकि जैसे ट्रेड डाला लोअर सर्किट लग गया, और ये जैसे ट्रेड डाला था मैं अगले दिन अपर सर्किट में ओपन हुआ था बाजार। एसबीआई 25% ऊपर गया था और यहां पर आईआरसीटीसी 25% नीचे गिरा था। दोनों साइड बराबर गेम हो गया। लॉस के बाद जिस तरीके से प्रॉफिट के बाद रिएक्शन था, उसी तरीके से लॉस के बाद रिएक्शन था। ठीक है, एक ही लॉजिक है जिंदगी का हमारी कि जब खराब हो तो घबराना नहीं चाहिए, और जब बहुत अच्छा होने लगे तो बहुत इतराना नहीं चाहिए। फिर समय सबकी भरपाई कर देती है, समय सबका काम आसान कर देता है। ठीक है, समय के साथ रहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करिए। इसके बाद देखिए, जिंदगी में कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां अक्सर बाय मिस्टेक होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, अपने अनुभव शेयर कर सकता हूं, लेकिन इतने बड़े लॉस से और इतने बड़े प्रॉफिट से जब इंसान बाहर आ जाता है ना, तो मिच्योर हो जाता है। प्रॉफिट से आदमी सीखता नहीं है। प्रॉफिट मुझे पहले मिला था, प्रॉफिट से आदमी सीखता नहीं है, लेकिन लॉस से आदमी बहुत कुछ सीखता है। जिंदगी में कभी अगर सीखने को कुछ मिलता है तो वो है लॉस। अगर आपने लॉस लिया है तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखोगे, और अगर आपने लॉस नहीं लिया है तो जिंदगी में सीखने को कुछ नहीं मिलता। इसलिए जितने लोग लॉस लिए हैं, घबराओ मत, आप बड़े खिलाड़ी बनो। और जितने लोग अभी तक लॉस लिए नहीं है, सतर्क रहना, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी एक ना एक दो बार झटका हर कोई खाता है। और सब ट्रेडर जो आज बड़ा ट्रेडर बना है, कहीं ना कहीं लॉस खाया है, इसके बाद ही आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो अब आगे कुछ बातें शेयर करूं आप लोगों को। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि मान लो 1,25,000 आपके पास पैसा है और आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, या आप दोनों में ट्रेड करना चाहते हैं। बहुत इजी है, दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। और जब फ्यूचर और ऑप्शन को कंबाइन करके ट्रेड करते हैं तो पोजीशन हेज हो जाता है। क्या हो जाता है? पोजीशन हेज्ड हो जाता है। हेज करने से क्या होता है? आपकी मैक्स प्रॉफिट बन जाता है और आपका मैक्स लॉस बन जाता है। मैक्सिमम जो पोजीशन बनाओगे, जो ट्रेड बनाओगे,
आप पहले से तय कर लोगे कि मुझे मार्केट को 5,000 रुपए देना है और मार्केट से 10,000 रुपए लेना, या मार्केट से मुझे 20,000 रुपए लेना है और मार्केट को मुझे 10,000 रुपए देना है। आप पहले से तय कर लोगे कि मुझे कितना देना है। तो जब आप पहले से तय कर लेते हो, जैसे अभी मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेड देता हूं, जब पहले से आप तय कर लेते हैं कि मुझे कितना देना है और मार्केट से कितना लेना है, तो आपको एक पता चल जाता है, आप इसके लिए प्रिपेयर रहते हो कि मेरे लिए एक्चुअली में या तो मार्केट पैसा देने के लिए है, या फिर मैं जो देना तैयार हूं, देने के लिए तैयार हूं, वो मार्केट मुझसे ले जाएगा। तो अभी की इस क्लास में हम लोग ये चीजें सीखेंगे। अभी मैं आप लोगों को बेसिक चीजें ऑप्शन की बताऊंगा, और जब ऑप्शन खत्म होने वाला होगा उस समय ऑप्शन की सारे हेजिंग बता दूंगा। क्लास चलते चलते भी मैं हेजिंग बता दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले, ऑप्शन में इंटर करने से पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये मार्केट आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट देता है, और अगर आपने गलत किया तो पूरा कैपिटल साफ कर सकता है। तो वो गलतियां मत करिए जो और लोगों ने गलती किया है। जो मैं गलती किया हूं वो आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे गलती हुई थी, और आपको वो गलतियां नहीं करना है। तब आप शायद मेरे गलती से सीख जाओगे और अपने लाइफ में वो छोटी छोटी स्टूपिड जैसा गलतियां आप नहीं करोगे। तो आगे बढ़ो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से। जितने लोग एकदम नए हैं, ठीक है, वो आप बड़े ध्यान से सुनिए और वीडियो को रिपीट कर करके देखिए। तो जैसे हम ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, जैसे हम ऑप्शन में आते हैं, हमारे पास इस तरीके से दो ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन चेन, ठीक है। एक होता है, पहले बेसिक चीजें समझ लो, कॉल और दूसरा पुट। इसको पी कहते हैं और इसको सी कहते हैं, कॉल एंड पुट। तो कॉल कब ट्रेड लिया जाता है, पहले बेसिक समझिए। कॉल कब ट्रेड लिया जाता है और पुट कब ट्रेड लिया जाता है। सपोज करो कि भाई रिलायंस की बात की हम लोग 2300 में, अगर किसी बंदे ने यहां पर बाई कर लिया रिलायंस को, रिलायंस अगर बाई कर लिया है और मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये क्या करेगा। अगर मान लो रिलायंस का उसके पास 2300 में बाई किया है, 5,75,000 कैपिटल उसने लगाया है, और रिलायंस आने वाला है, उसे लग रहा है, उसका एनालिसिस कर रहा है कि रिलायंस आने वाला है 2200, तो ये सामने वाला बंदा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। इक्विटी में है तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऑप्शन में है, अगर उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या करेगा, 2300 का ऑप्शन बेच देगा। तो भी क्या करेगा, अगर मार्केट नीचे आ गया तो ऑप्शन में प्रॉफिट मिल जाएगा, या 2300 का पुट बाई कर लेगा। मार्केट नीचे आया तो उसका पोजीशन, उसका पोर्टफोलियो हेज हो जाएगा। अभी समझो चीजों को आगे डिटेल और। तो जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है, जब मार्केट में गिरावट आता है, और जब मार्केट चढ़ता है, जब मार्केट चढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। और सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल छोटे लोग करते हैं, सभी करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन बाई करते हैं। ये दोनों क्या है, ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है एंड पुट ऑप्शन है। तो जब मार्केट गिरने वाला होता है क्या करेंगे, आप पुट बाइंग करेंगे, और जब मार्केट ऊपर जाने वाला है तो लोग क्या करते हैं, कॉल बाई करते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स ऑप्शन बाई करते हैं। क्या जनरली सामान्यतः माना जाता है
कि रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाई करता है, कॉल भी करता है और पुट भी करता है। ऊपर जा रहा है कॉल बाई कर लिया, नीचे जा रहा है पुट बाई कर लिया। ऐसे ही माना जाता है कि बड़े ट्रेडर, एचएनआई कैटेगरी के ट्रेडर, हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल एचएनआई कैटेगरी के ट्रेडर, बड़े ट्रेडर या फंड हाउस या बड़े ट्रेडर्स, एफआईआईज, ठीक है, बड़े ट्रेडर्स एफआईआईज, एफआईआईज का तो खैर फिक्स है, इनकी 90% ट्रेडिंग, 90% ट्रेडिंग किसकी, इसको अगले लाइन में लिख दूंगा, बड़े ट्रेडर्स ऑप्शन बाई न करके सेल करते हैं। क्या है, ऑप्शन सेल करते हैं। ऐसे ही ये तो फैक्ट है कि एफआईआईज वो दो कैटेगरी में ट्रेड करते हैं, एक तो फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं, दूसरा ऑप्शन में बड़े क्वांटिटी में बाई भी करते हैं और सेल भी करते हैं एफआईआईज। और टोटल वॉल्यूम का, एफआईआईज टोटल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है एवरी डे का 90% वेटेज इन्हीं का होता है, 90% इन्हीं का योगदान रहता है, वेटेज इन्हीं का रहता है। किनका, एफआईआईज का। किसमें, एफ एंड ओ कैटेगरी में। हमारे डीआईआईज और हमारे फंड हाउस केवल हेज फंड, उनके अलावा ऑप्शन और कोई ट्रेड नहीं करते। हमारे यहाँ के जो डीआईआईज हैं, जो बड़े फंड हाउस हैं, वो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते, वो फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन नहीं बनाते। तो जो भी फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनाते हैं, एफआईआईज लोगों का पोजीशन 90% रहता है। बहुत ही रेयर पोजीशन डीआईआईज का होते हैं, बाकी रिटेल ट्रेडर्स के होते हैं। तो आपकी जो लड़ाई होती है एक्चुअली में किनके साथ होती है, आपकी जो लड़ाई होती है ऑप्शन में, जो आप बाइंग सेलिंग करते हैं, आपकी लड़ाई बड़े लोगों के साथ होता है, एफआईआईज के साथ होता है। जब मुझे एसबीआई में उतना बड़ा प्रॉफिट मिला था, तो बताऊं कहानी, बड़े बड़े ट्रेडर ऐसे थे जिनको 5-10 करोड़ रुपए का पेनल्टी आया था। और तब से, मैं डेट बताना भूल गया, 23 या 24 तारीख का डेट था और 26 को एक्सपायरी था एसबीआई का। आजकल ना, मतलब मंथली एक्सपायरी रहा, आजकल आप एक्सपायरी वीक में इस तरीके का नेकेड पोजीशन नहीं बना सकते। अब आपको फिजिकल डिलीवरी पैसा लगता है। क्या, फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ता है। फिजिकल डिलीवरी का मतलब क्या है भाई, कि अगर आपने 3000 का एसबीआई बाइंग कर रहे हैं और इसका भाव 254 रुपए चल रहा है, सपोज करो उस समय, तो कितना कैपिटल लगता एक लॉट बाई करने में, 3000 मल्टीप्लाई 254 रुपये, मतलब 7,52,000 रुपए लगता एक लॉट लेने में। मैं कहां ले पाता, क्योंकि पहले क्या होता था, ये उसके बाद ही सेबी का रूल आया। हर घटना के बाद कोई ना कोई रेगुलेशन बनता है, ध्यान दीजिएगा, हर घटना के बाद कोई ना कोई रेगुलेशन बनता है। और तब से प्रोटेक्ट देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, सेलर को प्रोटेक्शन देने के लिए सेबी ने एक रूल लाया कि एक्सपायरी वीक में कोई फिजिकल डिलीवरी में उसके पास कैपिटल है, फिजिकल डिलीवरी लेने का कैपिटल है, तभी वो नेकेड ऑप्शन बाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। पहले क्या करते थे, एसबीआई चल रहा, एसबीआई बहुत ऐसा होता था, पहले चल रहा है एसबीआई, देखो मान लो आज एक्सपायरी है 26, सपोज करो 26 तारीख है, 26 तारीख को एक्सपायरी चल रहा है, ठीक है, कोई भी मंथ हो, 25, 26, 27 आसपास ही एक्सपायरी होता है। 26 तारीख को एक्सपायरी है और एसबीआई चल रहा है 200, मान लो 48 रुपया, और 250 का ऑप्शन चल रहा है 10 पैसा, टाइम है 2 बजे।
तो बड़े ट्रेडर क्या करते थे पता है, बड़े ट्रेडर क्या करते थे, मिलके एसबीआई को किसी फंड हाउस से बाई करवा देते थे, एसबीआई का क्लोजिंग करवा देते थे 255 रुपया में। तो ये जो 10 रुपया का 10 पैसा का ऑप्शन है ना, ये चले जाता था कहां पता है, ये चले जाता था 5 रुपया। मतलब लगाए 300 रुपया और कमाए कितना, 15,000। ऐसे गेम होता था इससे पहले। ऐसे बहुत सारे चीजें थी जिन्हें धीरे धीरे फिल्टर करते 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 अब मार्केट बहुत आसान हो गया है। तो पहले इस तरीके के ऑप्शन बहुत हुआ करते थे जब मैं करता था, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा ऑप्शन नहीं, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जब एसबीआई में फंसे थे ना, उस दिन जब मार्केट मूवमेंट किया था तो 48% मूव किया था पीएनबी, 48% पीएनबी, माफ करना 48% पीएनबी, 38% या 40% बैंक ऑफ बड़ौदा, 25% एसबीआई, 28% कैनरा बैंक, ठीक है, 32% यूनियन बैंक, ऐसे और सारे ऑप्शन में थे, सारे के सारे ऑप्शन में। तो जो भी सरकारी बैंकों को शॉर्ट करते थे ना, सबकी वाट लग गया। तो ये हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि पहले कैसे होता था और अब ऐसा नहीं है। ठीक, अब उतना बड़ा आप ऑप्शन नहीं कर सकते थे। आप लोग देखते हुए कई जगह रिस्ट्रिक्शन हो जाता था। तो अपना ट्रेड को हमेशा अभी जब कर रहे हैं तो किधर करें, एफआईआई की साइड करें, तो आप ज्यादातर टाइम सही रह पाएंगे, ज्यादातर टाइम आप राइट रहेंगे। ठीक है, तो क्या समझे कि जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट गिरता है तो लोग पुट ऑप्शन बाई करते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। वाइसे वर्सा बड़े ट्रेडर, एचएनआई कैटेगरी के ट्रेडर, एफआईआई के लोग जब मार्केट गिरता है तो उन लोग प्रीफर करते हैं कॉल शॉर्ट करना। क्या करते हैं, कॉल शॉर्ट करते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट शॉर्ट करते हैं। अब मैं तो एचएनआई कैटेगरी का नहीं हूं, लेकिन मैं भी इसी तरीके से कोशिश करता हूं कि जब मार्केट गिरने वाला होता है तो मैं कॉल शॉर्ट करता हूं, और जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो मैं पुट शॉर्ट करता हूं। समझ रहे हैं बातों को? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा यार आप लोग, है ना। बड़ी मेहनत से आप लोगों को बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं लाइक तो आ ही जाना चाहिए। हालांकि आप लोग करते हैं लेकिन सुनने में मगन हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो अभी हम लोग देखिए, ये है यहां पर जो दिख रहा है ना, बड़ा आसान है, और आसान ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना भी समझ गए तो आप ऑप्शन को धीरे धीरे समझ जाओ। एकदम ही नहीं होंगे तो शायद आप लोगों को मुश्किल होगा। जब अभी मैं नेक्स्ट चार्ट में लेके चलूंगा तो देखिए, अब भाई ये कैसे पता चलता है, कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट में, करेंट मार्केट में, है ना, करेंट मार्केट में कॉल ऑप्शन बाई करना है या पुट ऑप्शन बाई करना है? कॉल ऑप्शन बाई करना है या पुट ऑप्शन बाई करना है? जहां बाई है यहां सेल भी लिख लो। कॉल ऑप्शन बाई सेल करना है या पुट ऑप्शन बाई सेल करना है? तो इसका एक चार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन ए एनएससी द्वारा प्रोवाइड होता है, एक्सचेंज द्वारा प्रोवाइड होता है। वहां पर सारे डिटेल अवेलेबल होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। उसके लिए कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी सेल और बाई में क्या डिफरेंस, वही तो मैं बता रहा था कि अगर आप कॉल बाई किए, है ना, थोड़ा और डिटेल बता दूंगा। अभी डोंट वरी, आप पूरा क्लास समझो, आप समझ जाओगे। इधर करूंगा तो चीजें छूट जाएंगी अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कहां, एनएससी के डेटा में ऑप्शन चेन में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है 2 दिन लगेगा इसे कवर करने में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, समझ में नहीं आए तो रिपीट करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट बताऊंगा।
लेकिन ऑप्शन चेन समझे बगैर आगे मत बढ़ो। वही चीज बताऊंगा जो काम का है, बहुत डीप नहीं जाएंगे, जिसमें काम हो जाएगा आपका वो चीजें मैं आपको बताऊंगा सिंपल और सरल भाषा। ठीक है, तो आप चले जाओ ऑप्शन चेन। मैंने इसे ऑलरेडी बुक मार्क में लगा के रखा हुआ है। आप लोग गूगल में जाना, यहां पर एनएससी ऑप्शन चेन लिख दो, ऑप्शन चेन लिख दो चलेगा, निफ्टी ऑप्शन चेन, ऐसे ये ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगा। आप फर्स्ट लाइन को क्लिक कर दीजिए, ये आपका बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा। समझ गए? तो इसे बुक मार्क में लगा लीजिएगा तो इजी हो जाएगा देखना। राइट, अब आप देखिए, तो अभी आपको यहां पर कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, पुराना चार्ट भी आप लोग यहां से जाएंगे, जो ओल्ड चार्ट है उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग नए चार्ट पे है। राइट, यहां पर कुछ चीजें लिखा हुआ है, ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस लिखा हुआ है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। राइट, आज क्या हुआ है, आज 85 पॉइंट नीचे है, 17,770 में क्लोज दिया है। ये यूएसडी आईएनआर है, इसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। यूएसडी आईएनआर मतलब यूएसडी का डॉलर रुपीस में भी ट्रेड होता है, जो अभी क्लोजिंग दिया है 82.71.7125 में। ठीक है, नीचे आ जाइए, कुछ और इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखा हुआ है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ये होम है, इसके ऊपर डिटेल होगा एनएससी के बारे में, अबाउट है, मार्केट डेटा जो भी हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का है, कुछ लिस्ट आपको दिखाई जाएगा, ट्रेडेड आज के ट्रेड हुए हैं वो है, रेगुलेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लर्निंग के लिए बहुत सारे यहाँ पर मिलेगा आपको। स्टॉक मार्केट में आप लोग इधर उधर जाके जबरदस्ती पढ़ते हो, यहाँ पर पर्याप्त अवेलेबल है, एंड रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से लिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इक्विटी का मिलेगा, जो भी ऑप्शन चेन देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर करेंसी का मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है भी मिल जाएगा, और कमोडिटी का भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव में आ जाइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी। ठीक है, जो आपका इंडेक्स है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर फाइनेंस निफ्टी, फिर आप देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी, इसके बाद देखेंगे मिड कैप निफ्टी। तो ये तो शायद बंद है, ये नहीं चलता है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम में नहीं होता है मिड कैप निफ्टी का। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी स्टॉक हैं जो F&O में लिस्टेड हैं, वो सारे स्टॉक को देख सकते हैं आप इस तरीके से। किसी का भी आप ऑप्शन चेन उठा लेंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का ऑप्शन चेन आपको देखिए, ये जो है ये पूरा इसको कहते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, तो अभी मैं डिटेल और बताऊंगा। तो यहाँ पर जितने भी लगभग 195 या 96 स्टॉक हैं F&O में लिस्टेड, उन सब का डेटा यहाँ पर दिखेगा। राइट, तो अभी हम लोग फोकस करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले मैं रखूंगा निफ्टी को। ओके, और ये है एक्सपायरी डेट, इसे ध्यान से समझिए। एक्सपायरी डेट, इंडेक्स में ना 2 एक्सपायरी होता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 फरवरी का एक्सपायरी, राइट, आप देखेंगे यहाँ पर 23 फरवरी का एक्सपायरी, फिर आप देखेंगे यहाँ पर 2 मार्च की एक्सपायरी, फिर आप देखेंगे यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो कहाँ, 2022 में, 23 में, और ट्रेड कहाँ हो रहा है, 2027 में भी ट्रेड हो रहा है, 2025 में भी ट्रेड हो रहा है। लोग 2025 में भी पोजीशन बना रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर। इसलिए हल्का में मत लीजिएगा, ये आने वाला भविष्य भी बता सकता है कि आने वाले भविष्य में किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो अभी आप लोगों को एक पॉइंट लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। इंडेक्स में ना 2 एक्सपायरी होता है, इंडेक्स में 2 एक्सपायरी होता है। एक्चुअली एक्सपायरी का मतलब क्या है? एक्सपायरी का मतलब ये है कि जितने सारे यहाँ पर डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दिन क्लोज हो जाता है, और एक्सपायरी एवरी थर्सडे होता है। क्या थर्सडे होता है? एवरी थर्सडे होता है। तो वीकली एक्सपायरी एवरी थर्सडे हो जाएगा, और मंथली एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे हो जाएगा। क्या? मंथ के लास्ट थर्सडे, गुरुवार। थर्सडे को क्या हो जाएगा?
मंथली एक्सपायरी हो जाएगा। लेकिन स्टॉक का, इक्विटी डेरिवेटिव का, ठीक है, स्टॉक का एक्सपायरी एक ही होता है, वो मंथली होता है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट तो मैं भूल गया यहाँ पर लिखना, बाद में लिखता हूं इसको। इंडेक्स का, इंडेक्स ऑप्शन का एक्सपायरी वीकली में होगा। जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होगा वो गुरुवार को क्लोज हो जाएगा और फ्राइडे से नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। हालांकि 4 कॉन्ट्रैक्ट आप पहले से ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, एक हो जाता है करेंट, एक हो जाता है नेक्स्ट, एक हो जाता है फार, और उसके बाद मंथली वाला। ठीक है, तो ऐसे 4 कॉन्ट्रैक्ट आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, 4 वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स का जो फ्यूचर होता है, भविष्य में चल रहा है कि ये भी वीकली हो जाए, लेकिन इंडेक्स का जो फ्यूचर होता है उसकी केवल मंथली एक्सपायरी होता है, ओनली मंथली एक्सपायरी। केवल ऑप्शन का, इंडेक्स ऑप्शन का वीकली एक्सपायरी होता है, और इंडेक्स फ्यूचर का मंथली एक्सपायरी होता है, और साथ में इक्विटी F&O जो होते हैं डेरिवेटिव, उनका भी मंथली एक्सपायरी होता है। क्या होता है? मंथली एक्सपायरी होता है। किसका? इक्विटी डेरिवेटिव का। ठीक है, जैसे रिलायंस है, SBI है, इन सब का क्या होगा, जो इक्विटी में है, सेगमेंट में है, उनका क्या होगा, मंथली एक्सपायरी होगा। फ्यूचर का भी और ऑप्शन का भी। इंडेक्स में क्या है, वीकली एक्सपायरी होगा और मंथली एक्सपायरी भी होगा, और फ्यूचर का केवल मंथली एक्सपायरी होगा। तो कोई कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, है ना। समझ में नहीं आया तो समझ लीजिएगा एक बार फिर से। सर बगल में बाबू बैठा है कोई कमेंट मार रहा है। चलो ठीक है, हाँ बाबू ही बैठा है। ठीक है, अब बाबू इतना सज्जन है, 2 साल का, समझ रहे हो ठीक है, तो क्या समझे आप लोग, एक्सपायरी किस तरीके से होता है। अच्छा, एक पॉइंट और, अभी आप यहां पर जो इंडेक्स का एक्सपायरी देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो इंडेक्स के एक्सपायरी में 4 तो आप वीकली कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथली कर सकते हैं। फ्यूचर में 3, एक करेंट कर सकते हैं, एक नेक्स्ट कर सकते हैं, और एक फार कर सकते हैं। जैसे करेंट में क्या, फरवरी कर सकते हैं बाई, मार्च का भी बाई सेल कर सकते हैं, और अप्रैल का भी बाई सेल कर सकते हैं, अप्रैल मंथ का। किसमें? फ्यूचर में, राइट, इक्विटी में। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो इंडेक्स का है, इंडेक्स का है, इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन जहां तक ओपन है वहां तक में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो जैसे अभी हम लोग पोजीशन इसका भी बना लेंगे, अभी अगर मार्केट नीचे गिर जाए तो मैं यहां पर ट्रेड ना करके मैं डायरेक्ट दिसंबर का ट्रेड करवा दूंगा। इधर हम इधर का भी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, और प्रॉपर आपको लिक्विडिटी मिलेगा, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होगी। किसका? दिसंबर 2023 का। अगर मार्केट यहां से 10-12% गिर जाए तो मैं दिसंबर ट्रेड करवा दूं, इधर नहीं। और ये जो ट्रेड होगा ना, पूरे कैपिटल का 40 से 50% का होगा, एक ही ट्रेड। साल भर में एक ही ट्रेड मिलता है और 40 से 50% देके जाता है। पिछले साल जब मार्केट 15,200 के आसपास आया था, तब हम लोग 15,000 का पुट शॉर्ट किए थे 790 में, 790 में क्लोज हुआ 138 रुपीज में ये ऑप्शन। मतलब पता है कितना पैसा मिला इसमें? 80,000 रुपए लगा था, ओनली 80,000 रुपए, और 790, अब इसे मान लो 140 रुपए कम हो गया, तो इसमें टोटल मिला 600 मल्टीप्लाई 50, मतलब 6 पंचे 30,000। अकेला ट्रेड 40-45% का प्रॉफिट आपको देके जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट गिरता है ऊपर से, बुलिश मार्केट में हमेशा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है बॉटम में ट्रेड करने का, बॉटम से ट्रेड करने का। कब? वो दूर के एक्सपायरी में ट्रेड करने का, आसपास में नहीं, आसपास में नहीं करने का। आसपास में करोगे जलजला आ जाएगा,
जैसे अभी कहाँ आया भूकंप? तुर्की में आया। तुर्की में भूकंप आया था, जो तुर्की जहां पर भूकंप का सेंटर था ना, ज्यादा जान माल की नुकसान नहीं हुआ होगा ना। अब इसके और दूर वालों का कम हुआ होगा, और दूर वालों का और कम हुआ होगा। इंडिया में बैठे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। इंडिया वाले वहां बैठ के अगर यहां पर ऑप्शन चलता तो शॉर्ट करते रहते। कुल मिला के क्या है, अगर नजदीक में रहोगे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, दूर रहोगे आपको टाइम मिल जाएगा संभलने का। तो कहने का मतलब कि सेंटर में नहीं रहने का है। सेंटर में रहोगे जान जाएगी, दूर में रहोगे बचे रहोगे। चलिए ये सब आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी क्या करना है ये समझिए। तो अभी मैं आ जाता हूं करेंट एक्सपायरी में, ठीक है। तो इसके बाद ऑप्शन आता है ये, इस कॉलम को समझिए। जैसे भी मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था, ये है आपका कॉल, ये आपका पुट्स, ठीक है। ये बीच है, बीच का प्राइस है स्ट्राइक प्राइस। ट्रेवलिंग हॉल्ट है मार्केट का, ये जो 50-50 का डिफरेंट रखा गया है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में डिफरेंस रखा गया है, निफ्टी में 50, बैंक निफ्टी में 100, बाकी स्टॉक में अलग अलग, ठीक है। और फिनेंस निफ्टी में भी 50-50 का बीच में डिफरेंस रखा गया है। जैसे तो पहले यहां समझिए, माफ करो इसको तो बाद में बताऊंगा, पहले एक पॉइंट बता देता हूं। तो जब भी मैं आप लोगों को हमेशा क्यों बोलता हूं 200 चार्ट देख के आओ। 200 चार्ट देख के आओगे तो हमेशा उसका स्पॉट याद रहेगा आप लोगों को। स्पॉट मतलब करेंट मार्केट प्राइस, एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, स्पॉट प्राइस। तो अभी स्पॉट प्राइस क्या है? 17,770.90, ये आपका स्पॉट है। स्पॉट प्राइस क्या है? स्पॉट प्राइस इसे नोट करके रखना, लिखते जाना, भूलना नहीं। तो स्पॉट प्राइस क्या है? 17,770, ये स्पॉट है। तो जब अब स्पॉट प्राइस आपको मालूम रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मार्केट का वैल्यू क्या है। फिर इसके ऊपर ट्रेड होगा। अब कल अगर इसके नीचे जाता है तो लोग क्या करेंगे? पुट बाई करेंगे। इसके ऊपर जाता है तो लोग कॉल बाई करेंगे। तो स्पॉट प्राइस के ऊपर मार्केट गया, कॉल बाई है। स्पॉट प्राइस के नीचे गया, पुट बाई है। अभी सिंपल इसी तरीके समझो, बाकी समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो स्पॉट प्राइस क्या हुआ? 17,770.90, राइट। अब इस कॉलम में ध्यान दीजिए सब लोग, यहां पर क्या है? कॉल्स है, यहां पर क्या है? पुट्स है, और ये दोनों बीच को अलग अलग डिवाइड करता है कौन? स्ट्राइक। स्ट्राइक प्राइस, इसका पूरा नाम स्ट्राइक प्राइस। तो इसे पहले समझेंगे अपन, लेकिन इससे पहले अब आइए इन छोटी छोटी जो कॉलम में लिखा गया है इसको समझो। OI, और इधर भी लिखा हुआ है OI। जो इधर लिखा हुआ है वही पुट की तरफ लिखा है। तो OI अभी सिंपल बताता हूं, इधर भी OI है, इधर चेंज इन OI है, यहां भी चेंज इन OI है, यहां वॉल्यूम है, यहां भी वॉल्यूम है, यहां IV है, यहां भी IV है, यहां LTP है, यहां भी LTP है, यहां चेंज है, यहां भी चेंज है, आस्क क्वांटिटी है, इधर भी आस्क क्वांटिटी है, आस्क है, इधर भी आस्क है, यहां बिड है, यहां पर बिड है, ठीक है। यहां पर बिड क्वांटिटी है, यहां पर बिड क्वांटिटी है। ये बिड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है, ये आस्क क्वांटिटी है, ये बिड क्वांटिटी है। तो ये क्या है? ये है ओपन इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। OI मतलब क्या है? जब इसके ऊपर कर्सर आप रखेंगे, शॉर्ट पार्ट में लिखा गया है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है? सिंपल, जहां आपका इंटरेस्ट ओपन है वो है ओपन इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट होगा आपका। कुमारों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ओपन, यहां भी इंटरेस्ट ओपन रहता है, वहां भी इंटरेस्ट ओपन रहता है, वहां भी इंटरेस्ट ओपन रहता है, ठीक है। तो कुमारे थोड़ा सावधान रहें, लेकिन आपके लिए बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है क्योंकि यहां पर बहुत जगह इंटरेस्ट ओपन रहता है।
तो आप इधर ध्यान दीजिए, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का मतलब कि ऐसा प्राइस जहां पर सबकी निगाह जमी हुई। क्या? ऐसा प्राइस, ऐसा लेवल जहां पर सभी की निगाह बराबर रूप से जमी हुई, उसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, इसका मतलब वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है? क्या होगा? जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, सब लोगों की निगाह वहीं पड़ी हुई है, तो जरूर उसमें कुछ बात है, वरना बिना निगाह ऐसे तो पड़ती नहीं है। क्यों? तो जहां पर निगाह सबकी ज्यादा पड़ी हुई है, मतलब जरूर वहां पर कुछ ना कुछ बात है, तो वो लेवल चुन लेना है। हां, अगर मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी इस कॉलम को हम लोग समझेंगे, इसे आप ध्यान दीजिएगा, इस रो को, इसे आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट रो को। तो अभी ये क्या है, देखो, अभी मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या है? स्पॉट प्राइस है 17,770। तो ये किसके करीब है? 17,770 किसके करीब है? 17,750 एंड 17,800 के नियरेस्ट है। तो सबसे ज्यादा करीब किसके हैं? इसके सबसे ज्यादा करीब है। तो इसलिए हम लोग इस लेवल को मार्क कर लिए। ठीक है, और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ किया इधर, और इधर से मैं एक लाइन ड्रॉ किया इधर। तो मुझे क्या दिखाई दिया कि 17,800 ये क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। तो मुझे क्या समझ में आया कि 17,800 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड में 1,58,168 कॉन्ट्रैक्ट लॉट बाइंग सेलिंग हुआ है, और एक पोजीशन ओपन है। क्या हुआ है? 1,58,168 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। किधर? कॉल की तरफ। मैं थोड़ा सा निगाह ऊपर करता हूं, और मैं क्या देखता हूं कि 17,900 में भी 1,55,571 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। किसका? 17,900 में। फिर मैं निगाह को और आगे करता हूं, तो 18,000 में भी मुझे दिखता है 2,06,000। इन सबसे ज्यादा 2,06,580 एक कॉन्ट्रैक्ट भी नजर आता है, ये भी ओपन है अभी। तो अभी मुझे मोटा मोटा क्या नजर आया? मोटा मोटा नजर ये आया कि भाई 1.5 लाख यहां पर है, 1.5 लाख यहां पर है, और 2 लाख यहां पर है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ऊपर की तरफ इधर कॉल में 17,800, 17,900 एंड 18,000 में बड़ा क्वांटिटी ओपन है, लोगों का इंटरेस्ट ओपन है। यहां ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये जो डेटा यहां पर शो हो रहा है, इसे एज अ सेलर आप देखिएगा। देखिए, इसे पहले समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। ये जो यहां पर 1,58,000 क्वांटिटी ऐड हुआ है, ये कैसे हुआ है समझो। देखिए, मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, मैं हूं, आप हैं, और कोई हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहां पर क्या नाम है, विपिन। विपिन नाम का एक लड़का है। ठीक है, ये ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग चाह रहा है। और जिग्नेश नाम का भी एक लड़का है। ठीक है, जिसका कमेंट आ रहा है उसी का नाम लिख रहा हूं। प्रवीण नाम का भी एक बंदा है इधर।
ठीक है, और धर्मेंद्र गुप्ता जी का भी नाम का एक बंदा है, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं इधर, इन लोग सब ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे हजारों नाम के लोग हैं। लेकिन हुआ क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे ये समझो। जब विपिन एक लॉट मतलब 50 की क्वांटिटी, एक केवल एक है ना, 50 मतलब एक है, यहां पर ये लॉट में, क्वांटिटी में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो एक लॉट विपिन ने शॉर्ट किया, क्या किया, शॉर्ट मतलब सेल किया, किसको, किसी को भी, कोई भी बंदा ले लिया, मान लेते हैं अभी जिग्नेश ले लिया, तो एक लॉट बाई कर लिया। तो अभी क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ। जब एक बाई हुआ और एक सेल हुआ, तब क्या कहलाया, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ। क्या समझे, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ। इसी तरीके से विपिन, अगर आप ना ज्ञान देना बंद करोगे तो इधर लड़के समझेंगे, वरना आपके कमेंट पढ़ के ना ज्ञान कम हो जाए। तो कृपया ना फालतू कमेंट मत करिए, आप इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, दोबारा बोलना मत। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि एक लॉट जब कोई सेल करेगा, मान लो विपिन यहां पर सेल किया और जिग्नेश यहां पर बाई किया, तो क्या कहलाए, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, एक ओआई ओपन हुआ, ओपन इंटरेस्ट ओपन हुआ। ये तब तक ओपन रहेगा जब तक वापस जो सेलर है वो बायर ना बन जाए, ये तब तक ओपन रहेगा, या फिर एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट ना हो जाए, मतलब वो जीरो ना हो जाए। समझ रहे हैं आप। दूसरा, इसी तरीके से अगेन मान लो प्रवीण ने यहां पर 10 लॉट सेल किया और धर्मेंद्र ने 10 लॉट बाई किया, तब एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कहलाया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पहले का और 10 इधर का, मतलब 11 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, 11 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। तो ऐसे कर करके यहां पर कितना बना, 1,58,000। मतलब कितने लोगों ने इसे शॉर्ट किया होगा और कितना पैसा लगा होगा। सिंपल, समझ में आ रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट ऐसे बनता है, इधर भी पुट की तरफ ऐसे बनता है। तो ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे और ये खत्म कैसे होगा, जब ये जो ऑप्शन सेल किया है, जो विपिन बाई कर लेगा। सपोज करो कि अब विपिन बाई कर लेता है, वो सेल क्यों किया है अभी बाद में समझेंगे, लेकिन जब वो सेल किया अब उसको लगता है कि मैं बाई कर लेता हूं, तो जब ये बाई करेगा, मान लो विपिन जो सेल किया था अब ये बाई कर लिया, तो क्या कहलाएगा, अब इसमें से कोई भी, धर्मेंद्र भी बेच सकता है या जिग्नेश भी बेच सकता है, कोई भी बेच सकता है। तो जब जो पहले बाई किया है ऑप्शन, जब वो शॉर्ट करता है तो सेलर बाई करेगा, सेलर बाई किया मतलब विपिन क्या हो गया, यहां पर बायर हो गया। तो एक लॉट बाई कर लिया, एक लॉट बाई कर लिया, किससे, किससे बाई कर लिया, जो पहले बाई किया था जब वो शॉर्ट। अब धर्मेंद्र क्या बन जाएगा, यहां तो सेलर बन गया ना धर्मेंद्र, तो ये बाई किया किसने, विपिन ने बाई किया यहां पर। तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पहले 11 था और -1 हो जाएगा, और फिर ओपन इंटरेस्ट क्या रह जाएगा, यहां पर 10 रह जाएगा। तो जब ओपन इंटरेस्ट घटता है, कब घटता है, जब ऑप्शन सेलर ऑप्शन बाई करने लगता है, और वो कई सारे कंडीशन में बाई कर सकता है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है या ओपन इंटरेस्ट घटता जाता है। क्योंकि वहां पर बड़े बड़े क्वांटिटी में करते हैं, हजार क्वांटिटी में करते हैं, 10,000 क्वांटिटी में करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी बनता है और जल्दी खत्म हो जाता है। एक एक मिनट में लाखों करोड़ों ओपन इंटरेस्ट ऐड होते रहते हैं और घटते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह हुआ आपका ओआई। ओआई जहां ज्यादा रहता है, सपोज करो अभी ए वाई यहां पर सबसे ज्यादा है, 18,000 पे सबसे ज्यादा है, तो 18,000 अभी के लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। जब भी, चूंकि 18,000 पे सबसे ज्यादा लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाया, किसका, ऑप्शन का। तो लोग क्या चाहेंगे, जो सेलर हैं वो क्या चाहेंगे कि भाई मार्केट 18,000 के ऊपर न जाए।
18,000 के ऊपर प्राइस न जाए, इसलिए लोगों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा है। किसका? सेलर का। तो सेलर चाहेंगे कि मार्केट 18,000 के ऊपर न जाए। इसी तरीके से अगर आप नीचे देखो तो यहां पर कहा है 96,000, कहां पर 17,800, कितना है 96,000, 96,900। तो अगर हम कंपेयर करें कॉल की तरफ तो कॉल ज्यादा शॉर्ट है और पुट्स उतना शॉर्ट नहीं है, मतलब सपोर्ट जो है वो कमजोर है। तो भी नियरेस्ट सपोर्ट क्या है? 17,800। क्यों? क्योंकि 17,800 की स्ट्राइक में ही सबसे ज्यादा अभी पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये अभी के लिए ना, सुबह डेटा चेंज हो जाएगा, ये अभी के लिए समझो। तो अभी क्या दिख रहा है? 17,800 आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है पुट की तरफ। इसके बाद क्या है? 80,000 है, 17,700 में भी 80,000 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि नीचे की तरफ सपोर्ट जो लेवल है वो थोड़ा कमजोर दिखता है। जैसे यहां पर 2 लाख दिखता है कॉल की तरफ, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हम लोग एनालिसिस करते समय ये अनुमान लगाते हैं कि भाई ऊपर की तरफ भाई मार्केट को बहुत हर्डल है। मैं क्यों बोलता हूं रोज कि 18,000 जाएगा बेच देंगे? मैं इसीलिए बोलता हूं रोज कि 18,000 जाएगा बेच देंगे, और मार्केट है कि जा ही नहीं रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? जिस लेवल में था उसी लेवल से नीचे आ जा रहा है, 900 850 के लेवल से नीचे आ जा रहे हैं। तो 18,000 में सबका इंटरेस्ट है कि 18,000 रेजिस्टेंस है और इतना इजीली टूटेगा नहीं। क्या? इतना इजीली टूटेगा नहीं। इसलिए जब भी मार्केट इस भाव के आसपास जाएगा, एक बार वो शॉर्ट होने की या वहां से गिरने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि इधर भी 2-2 लाख क्वांटिटी ऐड ना होना शुरू हो जाए। किधर? पुट की तरफ। तो अभी मार्केट क्या दिख रहा है कि भाई पुट की तरफ कमजोर है, मतलब मार्केट जब गिर रहा है तो इधर सपोर्ट बहुत कमजोर दिखता है, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। क्यों? क्योंकि हर लेवल में ओपन इंटरेस्ट 1.5 लाख के ऊपर है, 1 लाख या 1 लाख के ऊपर है हर लेवल। इसका मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत हाई है, हायर साइड। तो इतना इजी मार्केट अभी अपर साइड में मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है? तो मार्केट अभी थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस बना रह सकता है, ऐसा अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है? अब आइए आप दूसरे लाइन में। चूंकि ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है, ये जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इसे कहते हैं कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट। ओवरऑल जब से ऑप्शन शुरू हुआ है, जब से एक्सपायरी शुरू हुआ है, उस दिन से बना होगा पोजीशन, इसलिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्या? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना होना चाहिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आज क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ये बताता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट भी आपको कहां देखना चाहिए सबसे ज्यादा? ओपन इंटरेस्ट भी आपको सबसे ज्यादा देखना चाहिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस के आसपास, स्पॉट प्राइस के आसपास। वो आपको सही और रियल डेटा दिखाएगा। क्या बोला? तो फिर हम इस डेटा के हेल्प लेके ट्रेड बना सकते हैं। जरूर, अगर बना सकते हैं तो फिर सभी पैसा बना लेंगे, तो कहीं एक तरफ तो नहीं भाग जाएगा। देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि
ऑप्शन बाइंग ना सबसे ज्यादा रिटेल करते हैं, सबसे ज्यादा बाइंग कौन करते हैं? रिटेलर्स करते हैं, छोटे ट्रेडर्स करते हैं। और सबके पास ना यार लाख लाख 2-2 लाख पैसा नहीं है, और है भी ना तो उनके पास हिम्मत नहीं है, और अगर हिम्मत भी है तो पता नहीं है क्या, और हिम्मत भी है पैसा भी है तो पता नहीं करना क्या, और पता भी है तो ऐसा पता नहीं कि किसको करना है। तो ऐसे बहुत सारे कमियां हैं जिसके वजह से ना सब लोग ऑप्शन सेल नहीं करेंगे। आप समझिए इस समय ना जब तक सब लोग सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग, राइट, तब तक आप 2 4 10 करोड़ कमा चुके होंगे, तो उसका चिंता मत करिए, ठीक है, तब तक आप बहुत सारे कमा चुके होंगे। तो अब यहां फिर से वापस आओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि अभी अभी आज में क्या हुआ है। तो जैसे अभी आपको दिख रहा है यहां पर कि भाई 17,800 में 33,602, 33,000 ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है। क्या हुआ है? घट गया है। क्या हुआ है? घट गया है। इसे कहते हैं अनवाइंडिंग। क्या कहते हैं इसे? अनवाइंडिंग। और आज 17,800 में 73,000 क्या हुए हैं? ऐड हुए। ओपन इंटरेस्ट प्लस हुआ है, इसे कहते हैं राइटिंग। ये क्या हुआ है? सेल हुआ है। कौन? 70,800 का कॉल ऑप्शन क्या हुआ है? शॉर्ट हुआ है। कितने क्वांटिटी में? बहुत हैवी क्वांटिटी में। किसमें हुआ है? बहुत हैवी क्वांटिटी में हुआ है। सामने में पुट के साइड अनवाइंडिंग हुए हैं। इसका मतलब कि जितने लोग यहां शॉर्ट करके रखे थे, तो 96 में 33 जोड़ दीजिए, इसका मतलब 4 जुड़ गया और 1,29,000। तो मुझे लगता है 1,29,000 ओपन इंटरेस्ट इसमें, 1,30,000 1,29,000 के आसपास का 1,30,000 ओपन इंटरेस्ट इसमें रहा होगा। कब? कल। लेकिन आज 33 घट गए। तो 33 किससे घटे? कॉम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट घटे। और इसमें कितना रहे होंगे? चूंकि 73,000 तो आज ऐड हुए हैं, इसमें मतलब लगभग 80,000 आसपास इसमें कर रहे होंगे कॉल में, वो उतना आज प्लस हो गए हैं। तो ये जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है इसका प्लस होने के साथ ऐड हुआ है। इसी तरीके से इसमें भी कम रहा होगा जिसमें आज ऐड हुए, इसी तरीके से इसमें भी कम रहा होगा जिसमें आज 76,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो ये बता रहा है मार्केट में कि कॉल सेलर के तरफ से मार्केट में दबाव है, मार्केट सेलिंग में है। और जो पहले इधर पुट की तरफ शॉर्ट करके रखे थे, चूंकि मार्केट आज नीचे आ गया तो लोगों ने पोजीशन एग्जिट किया है। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं कि जो पुट सेलर थे उन लोग आज अनवाइंडिंग किए हैं और कॉल सेलर आज ऊपर की तरफ ऐड हुए हैं। मार्केट बेरिश मोड में आ रहा है। इसका मैं फार्मूला लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को, अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है? समझ गए आप लोग यहां तक? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इसका एटीएम में भी अनवाइंडिंग हुआ है, इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस में भी अनवाइंडिंग हुआ है। तो ऑलमोस्ट जिधर दिख रहा है आईटीएम की तरफ, माफ करो आईटीएम मैं बोल दूंगा समझेंगे नहीं आप, तो जितना ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट सभी में अनवाइंडिंग दिख रहा है, ठीक है? अगर हम इधर देखते हैं तो इसी तरीके से हम जहां जहां तक देखते हैं अपर साइड में कॉल की तरफ, तो 17,800 में भी ऐड हुआ है, 17,850 में भी ऐड हुए हैं, 17,900 में भी ऐड हुए हैं, 17,950 में भी ऐड हुए हैं, और 18,000 में तो ऐड हुए ही हैं। इसी तरीके सब जगह ऐड हुए हैं, इधर सब जगह ऐड हुए हैं। यहाँ थोड़ा कटे हुए हैं, लेकिन इसका भाव 2 रुपया है तो ये लोग नीचे आके ऐड हो गए होंगे।
एक एक 2-2 रुपया को भी शॉर्ट करते हैं, 4-5 रुपया तक का ऑप्शन को लोग शॉर्ट करते हैं, बड़े बड़े क्वांटिटी 10,000 20,000 की क्वांटिटी में, ठीक है। इसलिए मत सोचिए कि 10 रुपया 4 रुपये को कौन शॉर्ट करेगा। तो आज मार्केट में क्या हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। क्या हुआ है मार्केट में आज, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और अगर मैं कहूं तो मार्केट स्ट्रीम बेरिश में आज के डेटा के अकॉर्डिंग, कल सुबह बंद चेंज हो जाएगा 15 मिनट में, तो डेटा कल के हिसाब से फिर से रेट किया जाएगा। तो अभी हमने क्या समझा कि भाई जहां जहां अनवाइंडिंग हो रहा है मतलब पुट सेलर कमजोर हो रहे हैं, सपोर्ट टूट रहा है बाजार का, और कॉल ऐड हो रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है। अब आइए आप नेक्स्ट पॉइंट में, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फिर से रिपीट करके समझ लीजिएगा। अब आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है समझने का, लेकिन ये लाइव मार्केट में चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है वॉल्यूम। बट एक पॉइंट ध्यान रखो कि जहां वॉल्यूम, देखो एक शायद ध्यान दे पाओगे नहीं जो भी, लेकिन वॉल्यूम आप 9:30 में देखो, वॉल्यूम कहां क्रिएट हो रहा है सबसे ज्यादा, 9:30 में मॉर्निंग में। जिस स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम सबसे ज्यादा ऐड हो रहा है, समझ लो कि सबसे ज्यादा वहीं पर ट्रेडिंग हो रहा है। वॉल्यूम में बनता कैसे है, सेम, एक बंदे ने सेल किया, दूसरे बंदे ने बाई किया, तो क्या हो गया वॉल्यूम एक। अब सेम बंदे ने जो बाई किया था अब वो सेल कर दिया, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम 2। अब सेम क्वांटिटी को इसी बंदे ने फिर से सेल कर दिया, तो वॉल्यूम हो गया 3। तो हमेशा एटीएम का स्ट्राइक प्राइस का, एटीएम का वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट होगा। जैसे यहां पर 29 लाख दिख रहा है, यहां पर 30 लाख दिख रहा है, बाकी जगह में कम है। यहीं पर सबसे ज्यादा मारधार चढ़ता है, कहां पर, एटीएम के आसपास। तो यहीं पर का स्ट्राइक प्राइस, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, फिर कोई बाई कर रहा है, फिर कोई सेल कर रहा है, तो जितने बार वो ट्रेड होगा उसका वॉल्यूम जनरेट होता जाएगा। तो यहां पर वॉल्यूम का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन लाइव मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब हो जाता है इसका। कैसे, देखो निफ्टी में 40,000 की वॉल्यूम बहुत माना जाता है, और बैंक निफ्टी में 25,000 की वॉल्यूम बहुत अच्छा माना जाता है। अगर निफ्टी 40,000 वॉल्यूम के साथ कोई ब्रेकआउट दे रहा है, या बैंक निफ्टी 25,000 वॉल्यूम के साथ कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसे कंसीडर किया जाता है। 25,000 क्वांटिटी के बाद जब ये लाखों में जाता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, उस समय देखना जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा मार्केट में, उतना ज्यादा सेम डायरेक्शन में मूव आने की संभावना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ना, जब कोई शॉर्ट किया होता है, जब वो एग्जिट करता है ना, जब सेलर एग्जिट करते हैं, एक तो सेलर एग्जिट नहीं करते हैं जल्दी, और जब सेलर एग्जिट करते हैं, इसका मतलब कि भाव उसी डायरेक्शन में और तेज गति से जाने वाला है, इसलिए और लॉस ना बढ़े, ये समझ के लोग वहां से पोजीशन एग्जिट करते हैं, अनवाइंड करते हैं, अपने पोजीशन से निकलते हैं, या तो थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलते हैं या फिर थोड़ा लॉस लेके निकलते हैं। तो ये जो सिचुएशन बना होगा, ये दो कंडीशन से बना होगा। या तो नंबर वन या तो प्रॉफिट मिला होगा, प्रॉफिट स्मॉल होगा इसलिए लोगों ने एग्जिट कर लिया, या लॉस हुआ होगा। तो जब स्मॉल प्रॉफिट में लोग निकलते हैं, जब निकलते हैं तो उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, और जब लॉस में निकलते हैं तो उसे कहते हैं अनवाइंडिंग। क्या समझे? ऑप्शन सेलर, नोट कर लो, ऐसे टर्मिनोलॉजी अभी आएगा बहुत सारा। ऑप्शन सेलर जब प्रॉफिट में निकलता है, भले छोटा प्रॉफिट में निकले, प्रॉफिट में निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग करते हैं। निकलता है तो उसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। शॉर्ट किए थे इसलिए वो शॉर्ट कवर हो रहा है।
और जब सेलर स्मॉल लॉस या लॉस में निकलता है, कॉल पुट कोई भी, तो उसे अनवाइंडिंग करते हैं। ओआई से बहुत कुछ चलता है डियर, वीकली भी चलता है, मंथली भी चलता है, फार मंथ का भी चलता है, ठीक है। लेकिन ये डेटा जो होता है ना, ये 1 घंटे में बदलने की औकात रखता है, इसलिए इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है इसके ऊपर। बट इससे समझे बिना ना ऑप्शन में ट्रेडिंग संभव नहीं, इसको समझे बिना ऑप्शन में ट्रेडिंग इजी नहीं है, स्पेशली स्टार्टिंग में। जब सीख जाते हो तो मैं भी इसको नहीं देखता हूं, लेकिन लर्निंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हुआ होगा, चूंकि मार्केट में आज छोटा ही मूवमेंट आया, इसलिए स्मॉल लॉस में कट किया होगा, और अगर स्टार्टिंग से पोजीशन बनाया होगा तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट में एग्जिट किया होगा, ठीक है। अब एग्जिट नहीं कह सकते हम लोग कि क्या हुआ है। अब आओ, ये है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। क्या है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है, देखिए एक तो वॉलेटिलिटी 2 तरीके के होते हैं, इसे समझ लो। वॉलेटिलिटी 2 तरीके का होता है, एक होता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, और एक होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी होता है, ये होता है स्टॉक्स में। किसमें होता है? स्टॉक्स में। और जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है, ये होता है ऑप्शन में। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी संभावित खतरों से ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, संभावित खतरों से। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी स्टॉक का जो अभी तक का प्रीवियस जो मूवमेंट रहा है, जो पहले 5 साल 10 साल में चला है, उसका एक हिस्ट्री निकाला जाता है, और उसमें यह निकाला जाता है कि स्टॉक 1 साल में कितना अप एंड डाउन जा सकता है। अगर किसी स्टॉक की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 30 है, इसका मतलब 30%, अगर प्राइस अभी चल रहा है 200, तो यहां से 30% ऊपर, मतलब 60 रुपये ऊपर भी जा सकता है और 60 रुपये नीचे भी जा सकता है। मतलब ऊपर में 260 जा सकता है और नीचे में 140 आ सकता है 1 साल के अंदर अंदर। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से ये पता चलता है। तो देखते हैं कई बार बड़े बड़े ब्रोकरेज, सॉरी, जो रेटिंग एजेंसियां, नहीं यार, क्या बोलते हैं, अचानक से दिमाग से उतर गया। तो जो एजेंसीज होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, उन लोग टारगेट देते हैं, इसी अकॉर्डिंग किसी स्टॉक का टारगेट निकाला जाता है कि 1 साल में अभी वो कहां पर है। अगर उसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 30% है और स्टॉक कहां गया है, साल भर के लो से नीचे चल रहा है, मतलब 140 से 130 चल रहा है या 120 चल रहा है, ये माना जाएगा कि ये अंडर वैल्यूड है, मतलब ये स्टॉक ऊपर जाने की पूरा संभावना है। अब ये स्टॉक में नीचे की तरफ नहीं है भाव। तो कोई स्टॉक की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या है, इससे अंदाजा लगाया जाएगा कि साल भर में वो भी कहां है, 1 साल के दौरान वो भी कहां है। अगर ऊपर चला गया है तो माना जाएगा कि अभी ओवर बॉट हो गया है, अभी स्टॉक में और हायर साइड का मूवमेंट नहीं है, जैसे अभी आईटीसी लगता है, वो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी को ब्रेक कर गया है अपर साइड में। इसका मतलब अभी वो सेम डायरेक्शन में और ऊपर नहीं हो, नीचे आएगा। उसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 30 के आसपास है। अब उसी तरीके से अडानी है, अडानी के हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कितना है, 80-85। इसका मतलब 85%, माफ करो,
अडानी इंटरप्राइज का वॉलेटिलिटी 60 हो गया, 70 हो गया। तो अगर 60 है, 60% मतलब 60% जहां से वहां से नीचे गिर सकता है, तो गिर गया हो, 76% गिरा और वहां से ऊपर चला गया, और नीचे आके 114%, 115% ऊपर भी चला गया, ये वॉलेटिलिटी के कारण है। तो किसी स्टॉक की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या है, इससे पता चलेगा कि स्टॉक कितना, हाँ यार ब्रोकरेज फर्म हे भगवान, ठीक है, ब्रोकरेज फर्म जो टारगेट देते हैं, इसी अकॉर्डिंग वो लोग टारगेट देते हैं कि स्टॉक अभी कहां पर है। 100 टाइम सही नहीं होते हैं, सब गलत होते रहते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, सबकी अपनी अपनी नजरिया होता है। इसके अलावा और भी उसका फंडामेंटल चीजें देखा जाता है, बट जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो अपने वॉलेटिलिटी के हिसाब से, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट अप डाउन करते रहते हैं। लेकिन जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होता है, एक केवल ऑप्शन के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन का प्राइस अभी के अभी करंट मार्केट प्राइस में जितना इसकी वॉलेटिलिटी है, उतना मूवमेंट अप साइड डाउन साइड दे सकते हैं इमीडिएट। अगर इसकी वॉलेटिलिटी कितना है, इसकी वॉलेटिलिटी 13 है या 14 है, तो अभी का अभी करंट प्राइस में ये 14-15% ऊपर और 14-15% नीचे, अप डाउन दोनों साइड हो सकते हैं, क्योंकि कॉल में भी इसी रहता है और पुट में भी इसी रहता है। अब इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं अडानी का, तो मौका ही गया, देख लो अडानी इंड की हिस्टोरिकल इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कितना है, 160%, 165%। मैं कल बताया था वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसकी वॉलेटिलिटी कितना है, 165, मतलब एट ए टाइम अडानी का भाव, अडानी के ऑप्शन का भाव कितना जा सकता है, 150, 160% ऊपर, 160% नीचे जा सकता है एट ए टाइम, और कभी भी इंट्राडे में। तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से ये चीजें आप, सॉरी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से ऑप्शन का ये चीजें आपको समझ में आता है। इसीलिए जब इस टाइप का कोई वॉलेटिलिटी रहे उस स्टॉक में, आप अंदाज ही लगा सकते कि अभी किधर मूव करेगा। 160% समझ रहे हैं, जो है वो जीरो हो सकता है, जो है वो जीरो हो सकता है। इस तरीके का मूवमेंट आपको इतना बड़े गिरावट के बाद किसी भी स्टॉक में हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी प्लस हो जाता है। लेकिन ये वॉलेटिलिटी क्या होगा, ये वॉलेटिलिटी का एक लिमिट है, एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा। वॉलेटिलिटी अगर स्टॉक में रहेगा तो प्रीमियम प्लस होगा, जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगा प्रीमियम प्लस होगा, और अगर वॉलेटिलिटी घटता है तो प्रीमियम क्या होगा, गिरेगा। तो वॉलेटिलिटी हाई होने से प्रीमियम प्लस होता है, और वॉलेटिलिटी गिरने से प्रीमियम गिरता है। तो जो ऑप्शन सेलर होता है ना, या बायर होता है, इन बातों को ध्यान रखता है। हायर वॉलेटिलिटी में ऑप्शन बाय नहीं किया जाता है, हायर वॉलेटिलिटी में ऑप्शन सेल किया जाता है विथ हेजिंग, उसमें प्रॉफिट आने की संभावना बहुत बढ़ जाता है। और बहुत लो वॉलेटिलिटी रहे तो उसमें ऑप्शन सेल नहीं किया जाता है, बल्कि बाय किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। वॉलेटिलिटी है ही नहीं है। बजट से पहले मार्केट इस बार क्यों गिरा था पता है? मेन कारण था क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं था, तो वॉलेटिलिटी को प्लस करना था, इसलिए मार्केट बजट से पहले 3 दिन गिरा। और अभी वॉलेटिलिटी क्या है, फिर से 13-14 में आ गया। अगर यही 13-14 में बजट के आसपास वॉलेटिलिटी रहता, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर ये 13-14 के आसपास रहता तो लोग सेल ना करके मैं दोनों साइड बाई करके बैठ जाता, दोनों साइड बाई कर लेता, और जा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। 2500 मार्केट ऊपर नीचे गया, 2500 पॉइंट, प्रॉफिट नहीं मिलता, 100% मिलता। तो जब वॉलेटिलिटी बहुत कम रहे वो सेलर के लिए अच्छा है, तो सॉरी बायर के लिए अच्छा है, और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहे वो सेलर के लिए अच्छा। समझ गए? तो आईबी को आज यहीं पर खत्म करते हैं। आईबी संभावित खतरों से पहले बढ़ जाता है, आईबी बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, और हायर प्रीमियम में ऑप्शन सेलर शॉर्ट करता है। फिर से रिपीट करता हूं, आईबी संभावित खतरों से बढ़ जाता है, और आईबी बढ़ने से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, और हायर प्रीमियम में ऑप्शन सेलर ऑप्शन शॉर्ट करता है।
बाकी चीजें स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस समय कवर करूंगा। 1.5 घंटा हो गया है, कुछ लोग नींद में भी हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आज लेक्चर यहीं पर खत्म किया जाए। कल फिर से सेम टाइम में मिलेंगे। ये 2 दिन में क्लास खत्म होता है, मेरा पुराना अनुभव है। हाँ, वीडियो तो देखना पड़ेगा गुरु, एक बार में समझ में नहीं आएगा। किसी को कोई बेसिक सवाल है तो पूछिए, हालांकि इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, किसी को कोई सवाल है सर तो फटाफट पूछिए, इसके बाद बंद करें। विनोद महेश्वरी, बोलिए सर प्लीज। आईबी और टाइम वैल्यू बाद में बताऊंगा। आईबी और टाइम वैल्यू, अमन शर्मा जी। संजय बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ, माइक ऑन करते हो, बोलो। जो हैंड राइज करो बोल दो फटाफट। अरे हैंड राइज कर तो बोलो ना, माइक ऑन करो। अजय बोलिए। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। मैं सर हल्दी गाड़ी राजस्थान से सर। जी शुक्रिया, थैंक यू, बोलिए। सर मैं सर ये वोलेटिलिटी जो है सर, वो मार्केट जब खुलता है तब सर ये हाई रहता है। अच्छा, मार्केट खुलता है तो हाई रहता है, और मार्केट क्लोज करते करते वॉलेटिलिटी हमेशा डिक्रीज होता है। और अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है क्लोज होते होते, तो समझ लो शाम को कोई इवेंट है। अच्छा, शाम को इवेंट है या कोई बड़ा इवेंट आने वाला है। तो इस तरह से फिर जिसे बढ़ता है सर सुबह तो सर उसमें अपन बाइंग पर ध्यान रखें। नहीं, एक्चुअली ऑलरेडी हाई होके ओपन होता है, इंक्रीज होके ओपन होता है, और वहां से गिरना शुरू हो जाता है। तो वहां पर सेलिंग, हाँ, तो वहां पर हम लोग सुबह सुबह सेल करते हैं, 2-4-10 हजार रुपए कमाते हैं और निकल लेते हैं। हालांकि आज नहीं मिला, आज भी मैं शॉर्ट किया था। मंडे के दिन नहीं मिलता है। मैं इसका एक डेट बताऊंगा, टाइम बताऊंगा, कब कब आईबी गिरता है, ठीक है, और कब कब आईबी बढ़ता है, जब मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस समय, ठीक है। सब चेक करता हूं सर, मैं कॉपी पर रोज लिखता हूं। हाँ, लिखे 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 बिना तो काम नहीं चलेगा, लेकिन जब स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस समय आपको बाकी चीजें शेयर करूंगा, ठीक है। करता नहीं, और आपका प्रॉफिट भी रोज नोट करता हूं। मेरा प्रॉफिट, अरे बढ़िया है। कितना आ गया मेरा प्रॉफिट, नोट किया हो सर? आपका वो उस दिन वाला प्रॉफिट बहुत अच्छा लगा सर। वो 1 लाख रुपए आए थे सर, आप 1,32,000 रुपए आपने वो बनाया था सर, शायद। हाँ बनाया था सर। क्या क्या नोट करते, प्रॉफिट वगैरह नोट मत करो, ट्रेड को नोट क्या करो, गलती होता है उसे नोट करो। प्रॉफिट नोट करके क्या करो, वो तो मैं इसे बता दूंगा। नहीं, प्रॉफिट से ऐसा सर मेरे को अंदाजा ऐसा रहता है कि अब क्या है, जिस दिन बड़ा रहता है उस दिन शेयर करते हैं जी, छोटा छोटा को नहीं शेयर। 10-20 हजार को 10-20 हजार को प्रॉफिट मेरा देखने नहीं चाहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू डियर। हाँ चलिए, भागेश क्या भागेश श्याम, चलो भाई बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। सेल एंड बाई में क्या डिफरेंस है, अभी बताऊंगा सर, आने दो। हेलो, हाँ बोलिए। सर वो आईवी आज बढ़ने वाला एकदम मुझे वो कहीं आईबी आज बढ़ने वाला या गिरने, देखो ये तो ट्रेड करते करते समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है। ये ट्रेड करते करते समझ में आता है कि आईबी प्लस हो रहा है या आईबी डिक्रीज हो रहा है। जैसे आज मॉर्निंग से ही पता था कि आज ना नहीं मिलेगा पैसा, आज मंडे के दिन, तो उस दिन नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे फ्राइडे के दिन है तो हमें मालूम है सुबह से प्रीमियम गिरता है, लेकिन कब बढ़ता है ये अनुभव से पता चलता है। तो कुछ अनुभव है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा जब स्ट्रेटेजी बताऊंगा तब। डोंट वरी। आपके वीडियो देखता हूं तो आप बताते हैं कि अभी प्रीमियम इंक्रीज होने वाला है, प्रीमियम डिक्रीज होने वाला है, ये आपको कैसे पता चलता है? वो कभी तुक्का मार देते हैं यार, छोड़ो उसको, फिर बताऊंगा स्ट्रेटेजी। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बोलो कृष्णा, जल्दी जल्दी फटाफट। नमस्कार, माइक ऑन करो पहले। हाँ नमस्ते नमस्ते सर। फ्यूचर वाला ने सर इनिशियल मार्जिन के बारे में बताया सर, स्पैन और सर कुछ और बताया सर, वो क्या होता है सर? स्पेन और देखो, स्पेन और एक्सपोजर मार्जिन मिलके इनिशियल मार्जिन बनता है, ठीक है। स्पेन मार्जिन वो मार्जिन होता है जो एक्सचेंज डिसाइड करता है कि इस स्टॉक की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग कितना प्रीमियम, कितना अपफ्रंट मार्जिन होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट 20% होता है फुल मार्जिन का। फुल मार्जिन का 20% ऑलमोस्ट स्पेन मार्जिन होता है, और 7 से 8% एक्सपोजर मार्जिन होता है। दोनों मिलके बनता है स्पेन मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, ठीक है। तो सपोज करो कि किसी ऑप्शन का
टोटल मार्जिन, सॉरी, किसी फ्यूचर का टोटल मार्जिन 5 लाख है, तो उसका स्पेन मार्जिन होगा 20%, 1 लाख रुपए, और एक्सपोजर मार्जिन होगा 6 से 7%, तो 1,07,000, 1 लाख मान लो, मोटा मोटा 1,10,000, ठीक है। तो 1,10,000 एक्सपोजर मार्जिन और स्पेन मार्जिन में अंतर है। एक्सपोजर मार्जिन आपकी जो प्रॉफिट लॉस को मैनेज करता है। जैसे अगर आपने कोई ट्रेड लिया और आपका ट्रेड लेते ही हो 1,05,000 हो गया, मतलब 5,000 नुकसान हो गया आपको ट्रेड के लिए 1,10,000 चाहिए था, लेकिन ट्रेड लिया और प्रॉफिट ना मिल के 5,000 लॉस हो गया। तो इससे क्या हुआ कि एक्सपोजर मार्जिन 10,000 एक्स्ट्रा मांगा था, तो वो 10,000 में 5,000 मैनेज हो जाएगा, आपसे ब्रोकर पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन जैसे ही 10,000 से ज्यादा 1 रुपया भी ज्यादा हुआ, एक्सपोजर मार्जिन से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ, आपके ब्रोकर से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका मार्जिन शॉर्ट हो गया है, प्लीज एड इमीडिएट रिक्वायर्ड फंड। तो जो 10,000 एक्सपोजर मार्जिन होता है वो आपके प्रॉफिट लॉस को मैनेज करते रहता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे कोई मार्जिन नहीं मांगेगा। तो वो एक्सपोजर मार्जिन, इनिशियल मार्जिन जो दोनों मिलके बनता है, उसमें एक्सपोजर मार्जिन अलग रहता है जो प्रॉफिट लॉस को मैनेज करता है, और जो स्पेन मार्जिन होता है, जो रिक्वायर्ड मार्जिन होता है एक्चुअली में, वो 20% आसपास होता है। वो कम नहीं होना चाहिए, जैसे कम होगा ब्रोकर आपसे 3 बार मैसेज भेजेगा और आपने फंड ऐड नहीं किया, आपके पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप कर देगा। ऑटोमेटिकली ब्रोकर को एक पूरा 1,10,000 लॉस तक इंतजार नहीं करना है ब्रोकर को, ये रूल है। ब्रोकर आपका एक्सपोजर मार्जिन जैसे खत्म हुआ, 3 मैसेज भेजा, प्लीज ऐड फंड, प्लीज ऐड फंड, प्लीज ऐड फंड, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, ब्रोकर समझा इडियट है, बेवकूफ है, नॉनसेंस, इसका पोजीशन बुक करोगे। तो इसीलिए हमारा इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है, हमारे ब्रोकर हाउस का इतिहास है कि आज तक रिटेल ट्रेडर के कारण कोई ब्रोकर हाउस ना डिफॉल्ट नहीं हुआ है आज तक। इसीलिए नहीं हुआ, हमारा रेगुलेटर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर इसीलिए है कि उसने इस लॉजिक को पहले बना के रखा, इसलिए कोई ब्रोकर हाउस आज तक ना वो डिफॉल्ट नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि कितना बड़ा बड़ा फंड देके रखे रहते, पता है ना आप लोगों को भाई। अब मैं पोजीशन 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का बनाता हूं, अब कैपिटल कितना है, 50 लाख, राइट। तो हमको पैसा थोड़ी मांगता है, उसको पता है कि भाई मैनेज कर रहा है, इसलिए हेज करवा देता है। हेज करा देता है तो मैसेज भी नहीं भेजता, पता है कि इसको इतना लॉस होगा और इतना प्रॉफिट होगा। वो जब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो आपको और मजा आएगा। अभी ये तो स्टार्टिंग है, ऑप्शन ही तो है मजेदार, और क्या। सर ये फ्यूचर में सर कभी लॉस नहीं होता है, सुनते हैं। मैंने बताया 28 लाख रुपए लॉस किया था फ्यूचर में सर, ये हाँ, फ्यूचर में फ्यूचर में हाँ ठीक है सर हमको लगा था कि वो ऑप्शन में नुकसान होता है, फ्यूचर में नहीं होता है। फ्यूचर में नो फ्यूचर है, फ्यूचर में मार्केट में नो फ्यूचर है। थैंक यू सर। बहुत कुछ चेंज होगा सर हम लोगों का। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर, नमस्ते। ओके, नमस्ते।